Now next, move to the sixth property. What is given in the property number 6? A determinant can always be expressed as. Determinant हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है किस तरीके से? तो जहां पे सम ऑफ द टू और मोर डिटर्मिनेंट्स. अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न करना. a प्लस एक्स बी सी डी प्लस वाई ई एफ जी प्लस जेड एच आर. फिर मुझे सेपरेशन अगर करना है तो पहले इसमें गए ए डी जी और दूसरे डिटर्मिनेंट में गए एक्स वाई जेड. सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर्टी नंबर 6. बढ़ते हैं 7 के तरफ. इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर ये मल्टीप्लाई किया जाए सेम कांस्टेंट से और फिर एडेड किया जाए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम ही रहेंगी. ये देखिए, फिर हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 8. व्हाट आर द टर्म्स इज हियर? इफ द डिटर्मिनेंट आर पॉलिनोमियल इन x and 2 rows and column because identical. ये एक प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद हमें ये चीजें समझ में आ जाती है कि जैसे 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 हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं तो हमें क्या अलग सलग बातें मिल जाती. तो हमें सबसे पहले ये मिल गया कि कहीं पे भी एनी 2 रोज या कॉलम्स कैसे रहे? आइडेंटिकल रहे. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. दूसरा, जब हमारे पास 3 रो 3 कॉलम में से कोई भी एक रो या कॉलम अगर 0 लेके चल रहा, तीनों एलिमेंट 0 0 0 या फिर 0 0 0, तो वहां पे हमें फिर से द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी मिल जाती है? तो 0 मिल जाती है ना. फिर उसके बाद अगर सवाल आया बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा C1 चेंजेस टू, 2 अलग अलग चेंज. जब ऐसा सिंगल एरो रहता तो इट मीन्स चेंजेस टू, और जब ये ऐसा डबल एरो रहता इसका मतलब इंटर चेंजेस टू. तो किसे चेंज करना है? C3 को. किस बात के साथ? तो C1 प्लस C3. यानी क्या बन गया? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. हो गई बात समझ में आ रही? फिर पता चल रहा x प्लस वाई प्लस जेड ये तो कॉमन है, तो उसे कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई प्लस जेड. फिर डिटर्मिनेंट में क्या रहा? तो फर्स्ट कॉलम में रह रहा x वाई जेड, सेकंड में 4 4 4, निकल लिया बाहर 1 1 1. फिर से 4 को बाहर भेज सकते, भेजो इसको बाहर. देखो फिर से भेज दिया. अभी यहाँ पे 2 ऐसे कॉलम्स बने, दोज आर आइडेंटिकल एंड एज पर द प्रॉपर्टी इफ एनी 2 रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू कितनी? 0. ऐसी बचानी मेहनत बेटा यहाँ. फिर बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस के तरफ. एप्लीकेशन बताते हैं कि अगर आपको वर्टाइसेस पता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टाइसेस अगर पता है, तो आप वो ट्रायंगल का एरिया ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1. देखो अभी इसमें क्या काढ़ी हम लोग कर सकते हैं. प्रॉपर्टी बताती है कि पूरे के पूरे रो और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होनी. 1/2 को जैसे के वैसा रखा, इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. चेंज हुआ कुछ नहीं. तो आपको 2 में से जो प्रॉपर्टी या जो फॉर्मूला ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा उसे आप ध्यान में रखोगे. ये क्या था बेटा? अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. फिर और बात आई कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ढूंढना रहा तो कैसे? मजेदार चीज ये है यहाँ पे, सी क्वाड्रिलैटरल बोलने के बाद उसको 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टेक्स रहना ही रहना है. फिर ये वैल्यूज 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1.
फिर देखो क्या चेंज हुआ, यहां से x2 का पत्ता कट गया और x2 के जगह पे इंट्रोड्यूस कौन हुआ, तो x4 हुआ, पर कौन से नंबर पे हुआ, थर्ड नंबर पे। यानी प्रॉपर्टी कैसे लगी, x1 x3 x4, और फिर जो वैल्यू मिली दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर हम लोगों के पास अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1 y1 b x2 y2, जैसे कि हमारा इक्वेशन रहता है y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये तो हमारा जनरल इक्वेशन है। थोड़ा सा चेंज करा के इक्वेशन कैसे बन रहा, x1 y1 1 x2 y2 1, किसका इक्वेशन ढूंढने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर आ गए कोलिनियरिटी पे। कोलिनियरिटी ये नाम आपने वेक्टर में जरूर पढ़ा है बेटा, और जब आप कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पे आते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, इज इक्वल टू 0, और वही कंडीशन रहती कि अगर पॉइंट्स आर कैसे रहे, डिटर्मिनेंट में रहे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फिर बात आ जाती है क्रैमर्स रूल की, और जब हम लोग क्रैमर्स रूल की बात करते हमें ये चीज पता रहने को होना, क्रैमर्स रूल आर जनरली यूज्ड फॉर 2x2 और यूजिंग फॉर 3x3। और जब ये 2x2 3x3 की वैल्यूज निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये, पर यही चीज मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो 2x2 3x3 में एग्जाम्पल दे के समझा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ वैल्यूज, कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं कि थ्योरी में पढ़ो तो सिर के ऊपर से जाएंगे, पर एग्जाम्पल में पढ़ो तो कहीं ना कहीं पे वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। देखिए सिर्फ केस याद रखना कि अगर d1 d2 d3 नॉन जीरो है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी हो जाती है, इनकंसिस्टेंट होती है। इट्स का मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ लो क्या लिखा है। अभी देखो लॉजिक क्या लग रहा। सबसे पहले ये जो है इसमें कितने वेरिएबल सर्वाइव कर रहे हैं, तो 3 वेरिएबल है x y z। फिर 4 डिटरमिनेंट को ढूंढना होगा, पहला d, फिर dx, फिर dy और फिर dz। अभी किसमें किसको रखना और किसमें किसको हटाना वो ट्रिक सुनो बेटा। पहला सबसे पहले निकालना पड़ता है d। d में x y z के कोएफिशिएंट को लिखो। यहाँ पे क्या है 2 -1 1, फिर 1 3 2, फिर 3 2 3। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता होगा वो तुम्हारा आंसर। फिर बात चलेगी बेटा किसकी, तो बात चलेगी हमारे पास dx की। और जब dx निकालना शुरू रहा तो फर्स्ट कॉलम, समझो इसे, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से। यानी जहां पे 2 1 3 है वहां पे देखो कौन आया 4 12 10, ये फर्स्ट। फिर अगर dy ढूंढने की बात आए तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से, और जब थर्ड की बात आए तो थर्ड कॉलम के रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से। अभी देखिए जैसे कंडीशन क्या आती है कि डिटर्मिनेंट 0, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट 0 है, और क्रैमर्स बताता है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, the formulas are dx upon d, dy upon d and then dz upon d। ये क्रैमर्स के फॉर्मूले है बेटा। तो फिर क्रैमर्स के लिए फॉर्मूला, जैसे मुझे x ढूंढना है तो x के लिए फॉर्मूला dx upon d, और dx के लिए वैल्यू कुछ ना कुछ तो आई होगी। फिर उसके अपॉन, जैसे यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई 30 अपॉन कितना 0, और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया देन द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इनकंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है बेटा। और वैसे ही होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए भी याद रखना कि ट्राइवल सॉल्यूशन जब x y z बोथ
ऑल द 3 आर्स द 0, और अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ एंड इनफाइनाइटली नॉन जीरो सॉल्यूशंस अगर है तो उसे कहेंगे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चनरीज बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट. सो क्या कुछ खास है ये डिटर्मिनेंट में? बहुत कुछ खास है. और डिटर्मिनेंट पे नियर अबाउट 2 से 4 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 200-400 नहीं बोला मैंने, 2 से लेके 4 तक के क्वेश्चन, 2 पासून तर 4 पर्यंत क्वेश्चन्स इथे येण्याची चान्सेस आहेत. ठीक आहे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन अँड युअर फर्स्ट क्वेश्चन काय दिलेलं आहे तर ABC आर इन द AP. और जब ABC या कोई भी टर्म्स AP में है इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वो समय पे इट विल मेक्स अ कंडीशन ट्वाइस B इज इक्वल टू A प्लस C. ये APGP भी बड़े डिटेल में और सुंदर तरीके से सिखाऊंगी बेटा आपको. ठीक है. नाउ सी द गिवन डिटर्मिनेंट, उसको जरा गौर कीजिए. तो पता चल रहा है डिटर्मिनेंट में x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, x प्लस a, उसके बाद x2 प्लस a, x2 प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस b ऐसे टर्म्स. यहाँ पे कुछ तो करना होगा. किसी ना किसी एक रो या किसी ना किसी एक कॉलम को चेंज करा लेते. सो मुझे ऐसे लगा कि मैं R2 को चेंज करा दूं. देखो बेटा, अभी ये नहीं पूछना कि मैडम आपने कैसे कर लिया. ये 11th में भी डिटर्मिनेंट हो चुका है, 12th में भी डिटर्मिनेंट हो चुका है, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता कि क्या कुछ कम ज्यादा कराने पे, किसमें क्या ऐड प्लस कराने पे हमारा काम बन जाएगा, इसी के तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है. सो पहला लिखा मैंने R2 changes to 2R2 minus in a bracket R1 plus R3. You get it my point? इसका मतलब मैं कहाँ पे चेंज करने की सोच रही हूँ, तो मैं चेंज करने का सोच रही हूँ इन द सेकंड रो. इसका मतलब मेरे फर्स्ट और थर्ड रो पे कोई आंच नहीं आने वाली, वो जैसे का वैसा. सो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a बन गई कहानी. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. क्या थर्ड रो में कुछ कम ज्यादा होने वाला? तो बिल्कुल भी नहीं. थर्ड रो में क्या लिखना है तो x प्लस 3, x प्लस 4 और फिर यहाँ पे x प्लस c. काड़िया तो कर रहे हैं हम लोग सेकंड रो में. किस तरीके की काड़िया कर रहे हैं वो भी देख लो. कि बोल रहे R2 को चेंज करो 2 टाइम्स ऑफ R2 इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R3 के साथ. बिल्कुल भी डालना नहीं, धीरे धीरे चलो. नाउ टू कीप एज इट इज. R2 का पहला एलिमेंट है x प्लस 3, इसमें प्लस होने जा रहा R1 और R3, यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस b. फिर देखिए बेटा मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस x प्लस 6, ये पहली टर्म हो गई ना यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास जो बचा वो क्या है, ट्वाइस x प्लस 2 और प्लस कितना तो प्लस b. अभी देखिए यहाँ पे माइनस टर्म हो रही थी, यानी ये माइनस है. जस्ट वेट, यानी आपके पास टर्म कैसे बन गए बेटा, ये 6 माइनस था यानी माइनस ट्वाइस x, फिर माइनस 2 था और प्लस कितना तो प्लस b. बात समझ में आई? क्या कुछ कार्ड चार्ट यहाँ पे दिख रहा, वो भी इंपॉर्टेंट. क्या कार्ड चार्ट दिख रहा बेटा, तो प्लस 2x माइनस 2x गेट कैंसल, 6 माइनस 2 हाउ मच 4, और ये प्लस b का भी बन जाएगा माइनस b, यानी यहाँ पे बना 4 माइनस b. ठीक है. नाउ आगे बढ़ो. नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या वैल्यूज दिए हुए हैं. सो वी हैविंग द वैल्यूज क्या, चलो R2 को चेंज कर रहे हैं हम लोग. 2 टाइम्स ऑफ x प्लस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना.
R2 के एलिमेंट्स लो, फिर अकॉर्डिंग ले जाओ, थोड़ी सी जो गड़बड़ हो गई उसको सुधार लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ R2 यानी ये हुआ बेटा, तो x प्लस 2 और उसके बाद माइनस, फिर R1 और R3, मैंने C1 C2 करा लिया था, कंफ्यूज नहीं होना, हाँ थोड़ा सा वांदा हो गया, सुधार लिए। नाउ ब्रैकेट करो, 2x प्लस 4 x प्लस x, so twice x with the minus sign, minus twice है, and 1 plus 3 4 plus 2x minus 2x plus 4 minus 4 get cancel, what is left? 0 left। ये एक टर्म होगी। फिर सेकंड टर्म के लिए भी वही ऑपरेशन कराएंगे, ये सेकंड, यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 माइनस, मैंने C1 C2 करा लिया था बेटा इसलिए, हाँ, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, फिर से वही 2 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 6 x प्लस x 2x माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6, ये भी काट चाट हो गया 0। नो डाउट यहाँ पे भी कौन आएगा, तो 0 ही आएगा। नाउ हमारा प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी रो और कॉलम्स in a determinant, any row or column containing all the elements are 0, then the value of determinant is equal to 0। इसका तो कोई काम ही नहीं पड़ा, खत्म कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। बोल रहा कि p प्लस क्यू प्लस r कितना है, तो 0 है, और a प्लस b प्लस c ये भी कितना है, तो ये भी 0 है। यानी कौन से दो कंडीशन हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0 है, दो कंडीशंस अवेलेबल। आगे बढ़िए बेटा, फिर हमें बोल रहा कि इनकी वैल्यूज निकालो। अभी देखो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहता है, इसी का मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वैल्यू हो जाती है थ्राइस ABC के इक्वल में। ये रूल है, अलजेब्रा में 8 या 9 स्टैंडर्ड कहीं तो भी पढ़े हो आपने। ये पहला, अगर फर्स्ट कंडीशन से ये मिल सकता है, तो सेकंड कंडीशन से p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब, ये किसके बराबरी करेगा, सो p क्यू r की बराबरी करेगा। अभी सॉल्व करते हैं हमारा डिटर्मिनेंट। चलो फिर से देखियो, मुझसे गलती अगर हो जाती है तो बताना फटाक से। p इंटू a, फिर क्या करना है, इलिमिनेट द रो इंटू कॉलम। क्या बच्चा, r a इंटू क्यू a, क्या बनेगा बेटा, r क्यू a स्क्वेयर, पहली टर्म बनी। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन जाएगा, यानी माइनस बी सी, और ये क्या हुआ, p स्क्वेयर। आई बात समझ में, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद माइनस के साथ सेपरेट करना है हमें सेकंड को, तो q इंटू बी इन अ ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट में, चलो फिर एलिमिनेट कैसे करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, QC इंटू क्यू ए कितना हुआ, तो AC क्यू स्क्वेयर हुआ। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, यानी कितना हुआ बेटा, तो माइनस PR B इंटू बी, ये B स्क्वेयर हुआ, कंप्लीट। फिर थर्ड को कौन सी साइन, तो प्लस साइन। फिर कौन सा एलिमेंट है आपके पास, R इंटू सी है, ब्रैकेट में क्या रहा, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इलिमिनेट किया, क्या बन रहा बेटा, PQC स्क्वेयर माइनस ABR स्क्वेयर। गेट इन माय पॉइंट। अभी इतने टर्म्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़ते आगे। PQR की एक पेयर रहने दो, यानी ये PQR पहली पेयर हुई, फिर रहा AQ, उसके बाद माइनस के साथ, फिर ABC, फिर P टू द पावर 3, अलग अलग पावर्स के साथ जा रहे। फिर आएगा आपका माइनस साइन, माइनस के साथ देखो बेटा, ये ABC और Q टू द पावर कितना हो रहा 3, फिर माइनस माइनस कितना बना लोगे, तो प्लस, फिर कितना पावर हो रहा,
पी क्यू आर बी क्यूब, फिर और आगे चलिए प्लस पी क्यू आर सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब एंड माइनस कितना, तो ए बी सी और फिर यहाँ पे आर क्यूब। नाउ जिसमें जिसमें से जो जो निकाल सकते हो बाहर वो निकाल लो। पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर बाहर भेज दिया पी क्यू आर। What is in a bracket? So a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये एक टर्म है। फिर बचे हुए टर्म्स में क्या क्या है, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, ये लो माइनस ए बी सी। फिर क्या क्या रहा, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। पर हमने तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा लिया था कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। सो पी क्यू आर इन अ ब्रैकेट दिस गिव्स अस द आंसर थ्राइस ए बी सी, माइनस ए बी सी दिस गिव्स अस द आंसर थ्राइस पी क्यू आर। मल्टीप्लीकेशन कर लो बेटा, क्या हो रहा मल्टीप्लीकेशन, 3 कांस्टेंट है बाहर, पी क्यू आर इंटू ए बी सी माइनस 3 पी क्यू आर इंटू ए बी सी। सेम टर्म आ रही बट विद द अपोजिट साइन, यानी पूरा गया पानी में, बचा कितना, तो हमारे पास बचा सिर्फ 0। गेट इट माय पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा फिर से कि ए कैसा है, तो ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और इन्वर्टिबल किसे कहा जाता है, विच इज अ नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, ये चीज इसके पहले भी मैंने बताई थी कि इन्वर्टिबल क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैट्रिक्स कैसा है, तो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का ही मतलब कैसे हुआ, मैट्रिक्स कैसा है, तो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है, इसका ही मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया। और फिर हमें बोल रहा किसकी वैल्यू निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकालो। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को इतना कैसे लिखेंगे बेटा, इसको ऐसा लिख लेते ना। अभी इसको ऐसा लिखने का ही मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और टू द पावर -1। रूल बताता है a टू द पावर -m 1 अपॉन a टू द पावर m। तो a टू द पावर -1 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, इट मीन्स आवर मोस्ट appropriate आंसर इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a।